नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 17th ISFR मतलब जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आती है तो उसका अध्ययन करेंगे। पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है। तो ये रिपोर्ट तो आई है 17th रिपोर्ट 2021 में, लेकिन जो ये पब्लिश हुई वो हुई 2022 में। और ये हर 2 साल में आती है, मतलब 2 साल में एक बार आती है। तो 2021 में आ गई, नेक्स्ट आएगी 2023 में। तो तब तक के लिए जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती, तो चाहे आपका एग्ज़ाम 2022 में हो चाहे 2023 में हो, जो इसके डेटाज हैं, इसके आंकड़े हैं, वही आपको याद करने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 17th ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, या इसे हिंदी में कहते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये पेश हुई है। और कौन से नंबर की? 17th नंबर की। अच्छा, कौन करवाता है ये जो सर्वेक्षण है, स्थिति रिपोर्ट पब्लिश कराता है? ये किस मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सिंपल है, जो हमारी एनवायरमेंट या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आती है। अच्छा, मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ी होती है, मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है भारतीय वन सर्वेक्षण, मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो FSI के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है। अब जो पहली रिपोर्ट आई थी, जो ऐसी पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि भारत में कितने प्रतिशत पेड़ हैं, कितने प्रतिशत वन हैं, ये तो इसकी पहली रिपोर्ट आई 1987 में। हर 2 साल में, जैसे अभी मैंने बताया, हर 2 साल में इसकी रिपोर्ट आती है। तो जो इसकी 17th नंबर की रिपोर्ट आई है, ये आई है 2021 में। रिपोर्ट आई है 2021 में, लेकिन पब्लिश हुई है या डेटा जो हमारे सामने आया हुआ है 2022 में। 2022 कहीं नहीं आएगा, ठीक है, बस ये याद रखना है। 17th रिपोर्ट 2021 में आई थी। नेक्स्ट है, अच्छा अब खुद सोचो, क्या ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, FSI के लोग जो हैं, क्या वो गली गली, मोहल्लों में, जंगलों में जाके पेड़ों की गिनती करेंगे? ऐसा नहीं होगा। जो अंतरिक्ष में हमने सैटेलाइट उपग्रह छोड़े हुए हैं, तो वहां से ऊपर से देखा जाता है कि कितना क्षेत्र जो है वो फॉरेस्ट के अंडर में आता है, ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत एरिया फॉरेस्ट मतलब वनों के अंतर्गत है। तो इसके लिए उपग्रह, सैटेलाइट यूज करेंगे। तो कौन सा सैटेलाइट यूज होता है? वो होता है रिसोर्ससैट 2। तो रिसोर्ससैट 2 नाम का एक भारत का ही उपग्रह है, और इसी से हम देखते हैं कि कितना क्षेत्र जंगलों मतलब वनों के अंतर्गत आता है। अच्छा, रिसोर्ससैट किस प्रकार का उपग्रह? सैटेलाइट उपग्रह भी तो कई प्रकार के होते हैं। तो ये एक दूर संवेदी मतलब रिमोट सेंसिंग टाइप का एक सैटेलाइट है, रिसोर्ससैट 2, जिससे वनों का आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर देखा जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति। इसका मतलब होता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। सिंपल है, फॉरेस्ट पॉलिसी, वनों के लिए, फॉरेस्ट के लिए जो भी नियम बनेंगे, सरकार जो भी नियम बनाएगी तो नियमों को लेके आएगी, तो उसे एक पॉलिसी ही कहेंगे। तो जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में, इसमें यह कहा गया, अगर अपने भारत को अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया रखना है, मतलब पॉल्यूशन की, इन वगैरह की कोई दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन की कभी कोई दिक्कत ना हो, तो जो भारत का टोटल लैंड एरिया है, जो भारत का कुल भूभाग है, टोटल लैंड एरिया है, उसका 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। मतलब भारत का जितना भी लैंड एरिया है, ठीक है, उसके 33% पर अगर वन होंगे, पेड़ होंगे, तो कभी भी ऑक्सीजन या पोल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा टारगेट यही होता है कि कैसे ना कैसे हम इस 33% का जो हमने टारगेट लिया है उसे अचीव कर लें। अभी तक कर नहीं पाए हैं, लेकिन उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि 33% को अचीव कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है इसके डेटास क्या हैं। इसमें जो वनावरण का मतलब होता है फॉरेस्ट कवर। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसमें अच्छे से बताया था वनावरण और वृक्षावरण क्या होता है। ये डेटा तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है वनावरण और वृक्षावरण होते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये डेटा आपको ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेंगे। एग्जाम में हो सकता है वृक्षावरण को ये कर दो और वनावरण को ये कर दो, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो वो पिछले वाली वीडियो जरूर देखना। तो वनावरण है 21.71%, मतलब भारत का जितना भी एरिया है उसमें जो टोटल वनावरण फॉरेस्ट कवर है वो है 21.71, प्लस जो वृक्षावरण है मतलब जो ट्री एरिया है, ट्री कवर एरिया है, ये है 2.91%। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये बैठता है 24.62%। तो भारत में जो टोटल फॉरेस्ट या ट्री कवर एरिया है दोनों मिला के ये कितना है 24.62%। वन क्षेत्र टोटल इतना है।
होना कितना चाहिए 33%, लेकिन है कितना 24.62%। अच्छा, ये पिछली रिपोर्ट तो 16वीं रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ा है या घटा है? ये बढ़ा है। अगर हम बात करें 16th रिपोर्ट, जो 16th रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसमें ये जो एरिया था ये था 24.56%। तो 24.56% था और अब ये बढ़ के हो चुका है 24.62%। क्लियर है? तो आइए देखते हैं सर्वाधिक वनावरण, मतलब मैक्सिमम जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, उसके बारे में देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा वनावरण है मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत परसेंटेज के अनुसार सबसे ज़्यादा एरिया है, मतलब सबसे ज़्यादा वनावरण है मिजोरम में। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश नंबर 1 है, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम नंबर 1 है। अब ये बात समझ में नहीं आई, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश और मिजोरम परसेंटेज में, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अभी मैंने बताया था क्षेत्रफल और परसेंटेज एक अलग अलग चीज़ होती है। परसेंटेज में या प्रतिशत में कोई भी चीज़ कितनी होती है? हमेशा 100%। अब अगर आप इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश और मिजोरम को देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इन दोनों में मध्य प्रदेश बड़ा है। बिल्कुल ये मान लो कि लाइक मध्य प्रदेश है इतना बड़ा ये, और मिजोरम है इतना। क्लियर? अब बात हम करें यहाँ पर पेड़ों की। एग्जाम्पल मानो मध्य प्रदेश के इतने हिस्से में जो हैं ये पेड़ हैं, ये इस तरीके से वन है, और यहाँ मिजोरम में मान के चलिए इतने क्षेत्र में पेड़ हैं, इतने में पेड़ हैं। अब बात करें हम अगर क्षेत्रफल की, तो पेड़ों का क्षेत्रफल देखा जाए तो यहां पर इतना ज्यादा क्षेत्रफल है और यहां पर केवल इतना सा है। तो क्षेत्रफल में नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश। लेकिन बात करें प्रतिशत की, मान के चलिए इसका भी 100% है और इसका भी 100% है, तो इसके 100% में से केवल 40% पर पेड़ हैं, और इसके तो लगभग ये जो है 90% पर पेड़ है। तो प्रतिशत में यहां पर 90% है और यहां पर है 40%, तो प्रतिशत में नंबर 1 कौन हुआ? मिजोरम। लेकिन अगर हम पेड़ों की गिनती करें, क्षेत्र देखा जाए केवल क्षेत्रफल में, तो क्षेत्र तो ये ज्यादा है, क्षेत्रफल में ये ज्यादा है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वनावरण कहां पे है, तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिशत परसेंटेज के अनुसार कहां पे है, तो मिजोरम। अब ये परसेंटेज लिखी हुई है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। तो 100% अगर क्षेत्रफल है तो 100 में से 84.53% जो है ये वनावरण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। नेक्स्ट बात करते हैं वनावरण में। अच्छा, हर दूसरे साल में जब रिपोर्ट होती है, मतलब रिपोर्ट पब्लिश होती है, तो बताया जाता है कि जी इस राज्य में वनावरण बढ़ा है, इस राज्य में घटा है। तो वही बात है, सबसे ज्यादा किस में बढ़ा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा नुकसान किस में हुआ है, कम किस में हुआ, क्योंकि वन कम भी तो हो रहे हैं। तो वनावरण में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है, अच्छा कब? 2019 से 2021 में, 2 सालों में जिसने सबसे ज्यादा वृद्धि की है वो है आंध्र प्रदेश, और 2 सालों में वनों में जिसमें सबसे ज्यादा कमी आई है, वनावरण क्षेत्र कम हुआ है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में और सबसे ज्यादा कमी हुई है अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? तो हमने राज्यों का अध्ययन तो कर लिया, अब हम करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब यूनियन टेरिटरी में। तो सर्वाधिक वनावरण जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज्यादा, और समझ गया ना अभी समझाया था मध्य प्रदेश और मिजोरम वाली बात। तो ऐसे ही क्षेत्रफल के अनुसार अंडमान एंड निकोबार में, और परसेंटेज के अनुसार लक्षद्वीप में। तो वनावरण प्रतिशत के क्रम में पूछा जाए तो लक्षद्वीप में नंबर 1, और क्षेत्रफल के क्रम में पूछा जाए तो अंडमान और निकोबार। और पता है शॉर्ट फॉर्म में अंडमान एंड निकोबार। जो भी आपके नोट्स होते हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं तो वहां पर शॉर्ट तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर बार बार आप अंडमान एंड निकोबार ऐसे लिखेंगे तो वो नोट्स बहुत बड़े हो जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ए एंड एन, और इतना तो समझ में आना चाहिए कि ए एंड एन का मतलब अंडमान और निकोबार ही होता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में इसी तरीके का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है मैंग्रोव। अच्छा, मैंग्रोव वन क्या होते हैं? जो भी पेड़, अच्छा जब कोई नदी समुद्र में मिलती है
तो या तो वो डेल्टा बनाएगी या वो एस्चुरी बनाएगी। तो डेल्टा और एस्चुरी ज्योग्राफी की बात हो जाती है, बस सिंपल। जब भी कोई नदी समुद्र में जाकर मिलती है तो जहाँ समुद्र का और नदी का पानी मिल रहा होता है तो ये पेड़ वहीं पैदा होते हैं। एक तरीके से ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में होती हैं। तो जहाँ समुद्र और नदी का पानी मिलता है आपस में, वहाँ पर ये वन पैदा होते हैं, मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है WB मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पर है गुजरात में और तीसरे नंबर पर है अंडमान एंड निकोबार में। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन अगर आए मैंग्रोव वन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में है, राज्य को पूछा जाए सबसे ज़्यादा, तो आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। और अगर क्वेश्चन आए मैंग्रोव वन एरिया सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में है, ये राज्य है, गुजरात भी राज्य है, अंडमान एंड निकोबार ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो अंडमान एंड निकोबार नंबर 1 है, राज्यों में पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल। शायद आपने पढ़ा होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की दोनों नदियां महान बहुत बड़ी नदी हैं और ये कहाँ मिलती हैं, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जब ये मिलती हैं और बांग्लादेश में बह के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहाँ पर एक डेल्टा बनाती हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और उस डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा क्यों है उसका नाम, क्योंकि उस डेल्टा में जो मैंग्रोव वन पैदा होते हैं। तो मैंग्रोव वन है ये, मैंग्रोव वन कई प्रकार, इसमें कई प्रकार के पेड़ आते हैं। तो वहां पर जो मैंग्रोव वनों में पेड़ पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है सुंदरी वृक्ष। तो सुंदरी वृक्ष एक प्रकार के मैंग्रोव वन है, तो इसीलिए सुंदरी वृक्ष के ही नाम पे उस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा का बहुत बड़ा पार्ट है बांग्लादेश में और इसका थोड़ा पार्ट पड़ता है पश्चिम बंगाल में। सही है, तो सुंदरी वृक्ष क्या है, एक प्रकार का मैंग्रोव है और सुंदरवन डेल्टा का नाम उसी के नाम पर पड़ा है। तो मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में राज्यों के अनुसार और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार अंडमान निकोबार में। फिर बात करते हैं मैंग्रोव वन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां पर हुई है। तो मैंग्रोव वन क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा वृद्धि की है वो की है ओडिशा ने। क्लियर। तो ये 17वीं जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट थी ये कंप्लीट हो गई है और जैसा भी बताया अगले 2 सालों के लिए 2022 और 2023 जो भी इसमें एग्जाम होने हैं सब में यही जो क्वेश्चंस हैं यही बनेंगे। तो ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।